बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 132 मुलाहिज़ा फरमाएं। जावे के बारे में उसने अपने ख़त में तफसील से लिख दिया था। उसने फरीद से अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि जावे को फ़िलहाल कुछ ना कहा जाए और उसकी हिफाजत की जाए। तारीकी की आड़ में रुस्तम डेरे से निकल आया और कब्रिस्तान के करीब से होता खामोशी से मुखालिफ समत में बढ़ने लगा। इंदुल हकीराम की चिता की राख अभी तक कब्रिस्तान के नवा में मौजूद थी। इस राख का ताल्लुक बिलवासा कुदरत की शैतानी खसरत और सोच से था। इस राख से शुरू होने वाली कहानी ने नादिया और अजमत समेत कई अफराद की जानें ले ली थी। रुस्तम चलता रहा। कुछ ही देर बाद वो बारूदी सुरंगों के खतरनाक हिसार के करीब पहुंचने वाला था। वहां उसे मजीद मोहतात हो जाना था। बारूदी सुरंगों की हिसार से आगे जाने के लिए खास निशानियां थी। ये निशानियां जो पत्थरों और दीगर जमीनी निशानात की शक्ल में थी, फ़कत चंद अफराद को ही मालूम थी। उनमें लाला, रुस्तम, मुराद, काठिया और 3-4 अफराद शामिल थे। बाकी लोग इन अफराद की रहनुमाई के बगैर इस हिसार से आगे नहीं निकल सकते थे। पिछले 2 साल में कम से कम 5 ऐसे अफराद की जानें गई थी जो गलती से उस तरफ निकल आए थे। इसके अलावा 4-5 मवेशी भी मारे गए थे। ताकतवर माइंस ने धमाके से उन्हें उड़ा दिया था। इस सूरत हालात का शिकार होने वाला आखिरी बंदा चौधरी उशाम का कारिंदा साजन था, जो वड्डे डेरे से फरार होने की कोशिश में बदहवास होकर भागा था और एक माइन से टकराकर राय अदम हो गया था। अचानक रुस्तम के एहसास कानून ने इसे खबरदार किया कि कोई इसके अकब में मौजूद है, कोई इंसान या जानवर। इसका हाथ चादर के नीचे अपने पिस्तौल के दस्ते पर पहुंच गया। एक मोड़ काटने के फौरन बाद वो एक बड़े पत्थर की ओट में हो गया। 10-15 सेकंड बाद उसे कदमों की आहट सुनाई दी। ये जानवर नहीं, कोई इंसान था और अकेला था। वो बुरे पत्थर के साथ चिपका रहा और आने वाले का इंतजार करता रहा। फिर से एवला नजर आया। रुस्तम तड़प कर आगे बढ़ा और पिस्तौल की नाल उसकी गर्दन से लगा दी। खबरदार, वो गरजा। वो शख्स भी तेजी से घूमा और अपना हाथ होलिस्टर की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसके पास इतनी मोहलत ना थी कि हथियार निकाल सकता, और शायद उसे हथियार निकालने की जरूरत भी नहीं थी। वो अजमल खान था। रुस्तम उसे देखकर हैरान हुआ। अजमल भी हैरान हुआ, ताहम उसकी हैरानी शायद इस वजह से थी कि वो रुस्तम को खुद से आगे समझ रहा था, जबकि रुस्तम उसके अकब से बरामद हुआ था। क्यों मेरी तुम से चिपके हुए तुम? रुस्तम नहायत खुश्क लहजे में बोला। वो दरअसल अम ने आपको कब्रिस्तान की तरफ आते हुए देखा था। अम परेशान हुआ और आपके पीछे आए बगैर ना रह सका। सारी परेशानियों का ठेका तुमने क्यों ले लिया है? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? रुस्तम ने दांत पीस कर कहा। दरअसल हमारा नजर आप पर पड़ गया था। नजर पड़ गया था? तुम्हारी नजर तो हर वक्त रहती ही मुझ पर है, जैसे मैं तुम्हारी कोई चीज चुरा कर भागने वाला हूं। रुस्तम साहिब, हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ वार हुआ है। अब हमारा नजर आप जनाब पर नहीं रहेगा तो किस पर रहेगा? हम नहीं चाहता कि आप पर जान कुर्बान करने का कोई मौका हमसे जाया हो। ये जान तो वैसे भी चले जाना है, लेकिन अगर ये खास आपके लिए कुर्बान होगा तो कसम खुदा हमको मरने में मजा आएगा। खान के लबो लहजे में मौजूद जज्बे से रुस्तम मुतासर हुए बगैर ना रह सका। वो सिर्फ ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहा था, हकीकतन ऐसा कर सकता था कि उसने अपनी जान हथेली पर रखी हुई है। बहरहाल इस वक्त खान का यहाँ पाया जाना रुस्तम के लिए किसी तरह भी खुशी का बायस नहीं था। एक अजीब सी चिल्लाहट से महसूस होने लगी। वो बोला, खान, तुम्हारे अंदर मरने का जज्बा तो है, लेकिन तुम अपनी जल्दबाजी से अपनी जान बेकार में दे दोगे। अब यही देख लो, तुम मेरे पीछे आ रहे थे। यहाँ से 8-10 फरलांग आगे बारूदी सुरंगें शुरू हो जाती हैं, बल्कि शायद इससे भी थोड़ा फासला है। कहीं पाँव उल्टा सीधा पड़ जाता तो तुम्हारे चीथड़े उड़ जाना थे। आपके पीछे आ रहा था रुस्तम साहिब, गलत रास्ते पर कैसे जा सकता था? वो जज्बे से बोला। उसके लफ्जों में मानवीयत थी। रुस्तम सटपटा गया। इसकी समझ में नहीं आया इस अजीब शख्स से किस तरह पेश आए। रुस्तम की खामोशी से शय पाकर वो बोला, हमको लगता है आप डेरे को छोड़ कर जा रहा है। अगर ऐसा है भी तो इससे तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अजमल खान एकदम बेहद संजीदा नजर आने लगा। तारों की रोशनी में उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खुलूस समेज बेकरारी थी। वो बोला, रुस्तम साहिब, हमको नहीं मालूम कि आप कहाँ जा रहा है और क्यों। हमको ये भी मालूम नहीं कि आज सवेरे आपने उस पुलिस पहलवान से मुकाबला बीच में क्यों छोड़ दिया। इसके अलावा भी हमको बहुत सी बातों का पता नहीं, लेकिन हम एक बात बहुत यकीन से कह सकते हैं रुस्तम साहिब, आपके जाने से आपके साथियों का दिल आधा रह जाएगा और शायद आधा भी ना रहे। हम समझते हैं कि उनका सारा जोश और हिम्मत आपकी वजह से है। लाला फरीद बेचारा तो इस वक्त बिस्तर से उठने के काबिल नहीं है, और अगर हो भी जाए तो भी वो अपने साथियों में आपकी तरह बिजली की लहरें नहीं दौड़ा सकेगा। अपने तजर्बे की वजह से हम ये बात पूरे यकीन से कह रहा है।
कहीं पास ही कोई परिंदा बोला। कब्रिस्तान की तरफ से 2 बिज्जू आगे पीछे दौड़ते हुए और उनके पाँव के पास से गुजर गए। रुस्तम ने कहा, तुम्हारा तजर्बा मेरे बारे में क्या इरशाद करता है? क्या मैं बगैर किसी वजह के यहाँ से जा रहा हूँ, या फिर तुम मुझे कम हिम्मत समझ रहे हो? जरा दिमाग से सोचो, कोई बात तो होगी जिसे टाला नहीं जा सकता। आपसे पूरा इत्तेफाक करता है, मगर देखो अजमल खान, अगर तुम वाकई मुझे इज्जत देते हो तो फिर चुपचाप वापस चले जाओ। लाले फरीद को मेरी जगह समझो और वही करो जो वो कहता है। मेरे बारे में किसी से एक लफ्ज़ भी कहोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। समझ लो कि तुमने आज रात मुझे देखा ही नहीं है, ना मुझसे मिले हो। अजमल खान ने कुछ कहना चाहा, कहने के लिए मुंह भी खोला, लेकिन फिर रुस्तम के तासरात देखते हुए अपनी बात होंठों में दबा ली। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, रुस्तम सईब, आपके लिए नकद जान देने के लिए यहाँ आया है। आप हमको जिस जगह खड़ा करेगा हो जाएगा, कोई शिकवा नहीं करेगा, कुछ नहीं कहेगा। आप पीर कुदरत का दुश्मन है और आपने उस खिंजीर से दुश्मनी का हक अदा किया है। आपका बेदाग गुलाम है और अपने आखिरी सांस तक रहेगा। मैं तुम्हारे ख्यालों की कदर करता हूं अजमल खान, तुमने बड़ी जल्दी मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली है। रुस्तम ने तय दिल से कहा। अब आपसे कब मुलाकात होगा? अजमल खान ने दिल कीर लहज में कहा। जब तक बंदा जिंदा रहे मुलाकात का मौका तो बाकी रहता ही है। क्या पता ये मौका कल ही आ जाए, क्या पता कभी ना आए। अजमल खान फरते मोहब्बत से बेइख्तियार होकर रुस्तम के गले लग गया। रुस्तम ने उसके कांधे पर थपकी दी। कुछ ही देर बाद वो तारों की छांव में अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। रुस्तम का रुख पुलिस की पोजीशनों की तरफ था और अजमल खान का रुख वड्डे डेरे की तरफ। वादी सून की फजा में अजीब सा सकूत था। कुछ ही देर बाद खतरनाक तरीन रास्ता शुरू हो गया, जहाँ बेशुमार बारूदी सुरंगें खूनखुआर शिकारी जानवरों की तरह घात लगाए बैठी हुई थी, बिल्कुल बेहरकत, यकसर खामोश। एक मुद्दत से जमीन के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन उनमें हर सुरंग किसी भी वक्त एक धमाके के साथ क़यामत बर्पा कर सकती थी। लाला फरीद और उसके साथी गाए बगाए इन सुरंगों का मुआयना करते रहते थे। खास तौर से तेज बारिशों के बाद अगर चंद बारूदी सुरंगें नंगी हो जाती थी तो एहतियात के साथ उन पर मट्टी वगैरह डाल दी जाती थी। महफूज रास्तों की निशानदेही करने वाली अलामतों की हिफाजत की जाती थी और उन्हें गाए बगाए नुमायां किया जाता था। ये निशानियां पत्थरों, पौधों, दरख्तों के कटे हुए तनों की शक्ल में मौजूद थी। कहीं कहीं जमीन में चोबी मेखें भी गाड़ी गई थी। तमाम शख्स के लिए उन्हें देखना और समझना आसान न था। इन 2000 बारूदी सुरंगों में से 80% ऐसी थी जिनको ब्लास्ट किए जाने के लिए 90 पाउंड वजन की जरूरत थी। ये सारी सुरंगें बिल्ली, कुत्ते और दीगर छोटे जंगली जानवरों के लिए बिल्कुल बेजरर थी। ताम कुछ बारूदी सुरंगों की वेट लिमिट इससे कम थी और वो कदरे बड़े जानवरों के लिए खतरा साबित हो सकती थी। रुस्तम बड़ी एहतियात से रुक रुक कर आगे बढ़ रहा था। निशानी को समझने में जहां जरा सा भी शुबा होता वो रुक जाता था। पुलिस की पोजीशनों के अकब में हेलीकॉप्टर के परों की गूंज थी। रुस्तम जानता था कि यहाँ एक आरजी हेलीपैड बना दिया गया है। कुछ ही देर बाद परों की गूंज फड़फड़ाहट में बदली और फिर रुस्तम को कुछ फासले पर हेलीकॉप्टर की रोशनियां टीलों के पीछे से बुलंद होती नजर आईं। वो फड़फड़ाता वो फजा में ऊपर उठा और फिर एक टर्न लेकर जेलम की तरफ परवाज कर गया। रुस्तम अब पुलिस की पोजीशनों के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। पता नहीं क्यों अभी उसके दिल में ये ख्वाहिश मौजूद थी कि उसने जो कुछ सुना और समझा है वो झूठ हो, बीबी इन टीलों में मौजूद ना हो। उसे वायरलेस पर जो आवाज़ सुनाई गई हो वो किसी और की हो या वो रिकॉर्ड शुदा आवाज़ हो। ये और इस तरह के कई दूसरे सर अब उसका ज़हन अब भी उसे दिखा रहा था, लेकिन हकीकत भी अपने ठोस वजूद के साथ बार बार उसकी निगाहों के सामने आ जाती थी। इसके अंदर से आवाज़ आती थी, बीबी यहाँ मौजूद है और रियाज के शिकंजे में है, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। 20-30 मीटर के फासले से एक गरजदार आवाज़ रुस्तम के कानों में पड़ी। वो पिछले 2 मिनट से किसी ऐसी आवाज़ का मुंतज़िर था। वो अपनी जगह साकत खड़ा हो गया। लाठी नीचे रखकर अपने हाथ ऊपर उठाओ। रुस्तम ने उस हिदायत पर अमल किया। उसके इर्द गिर्द अफराद जमा थे, लेकिन उसके करीब आने की जानबूझकर ताखीर कर रहे थे। कालबन सामने आने से पहले वो अपनी पूरी तसल्ली करना चाहते थे। रुस्तम को अभी तक अपने अकब से अंदेशा मौजूद था। अकब से वो अपने ही किसी साथी की गोली का निशाना भी बन सकता था। जब उसने हाथ ऊपर उठाए तो अगला हुक्म मिला, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते आओ। रुस्तम ने उस हिदायत पर भी अमल किया। करीबन 20-30 मीटर चलने के बाद वो एक ऊंचे टीले की ओट में आ गया। इसके इर्द गिर्द नादीदा अफराद की नकलो हरकत मौजूद थी। यकायक 3-4 बड़ी टार्चें रोशन हो गई। 6-7 अफराद इर्तराफ से नमूदार हुए और रुस्तम के सामने पहुंच गए। उनमें 2 अजराली थे, बाकी बावर्दी पुलिस वाले। कम अज कम 4 खुदकार राइफलें रुस्तम की जानिब उठी हुई थी। अपने हथियार निकाल कर नीचे फेंक दो,
एक इंस्पेक्टर ने आर्डर जारी किया। रुस्तम ने चादर के नीचे से पिस्तौल, टार्च और छुरा वगैरह निकालकर खुद से 10-15 फुट दूर फेंक दिए। एक पुलिस वाले ने ये चीजें समेट ली। चादर भी उतारा हूं, इंस्पेक्टर ने कहा। रुस्तम ने चादर उतार कर दूर फेंक दी। एक माहिर पुलिस एहलकार ने आगे बढ़कर रुस्तम की जामा तलाशी ली। उसकी पगड़ी उतारी, जूते उतरवाए, जेबें बिल्कुल खाली कर दी। पूरी तरह तसल्ली हो जाने के बाद रुस्तम के हाथ पुश्त की तरफ मोड़कर उनमें हथकड़ी डाल दी गई। हथकड़ी क्यों लगा रहे हो? रुस्तम ने एहतजाजी लहजे में कहा। मैं खुद चलकर यहां तुम्हारे पास आया हूं, डिप्टी साहब का आर्डर है। हथकड़ी लग जाने के बाद पुलिस एहलकारों का रवैया एकदम तब्दील हो गया। उन्होंने रुस्तम को बाकायदा धक्के देते हुए आगे बढ़ने को कहा। रुस्तम तो आया ही आगे बढ़ने के लिए था, इसके अलावा उसने खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार भी कर रखा था। अचानक हल्की बूंदें पड़ने लगी। रुस्तम ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे, फिर भी बूंदें गिरी थी। शायद किसी छोटी सी बदरी ने रुस्तम की मुसीबत पर चंद अश्क गिराए थे। फिर ये बदरी आगे निकल गई और बूंदें थम गई। रुस्तम को ना जाने क्यों एक पुराना वाकया याद आ गया। उस वक्त वो अभी डाकू नहीं बना था, अभी उसकी आपो जायदा को सरेआम रुसवा भी नहीं किया गया था, अभी उसके वालिद के बूढ़े जिस्म में गोलियां पैबूस नहीं हुई थी। उसकी जिंदगी बड़ी खमवार थी। पंजाब के उस खूबसूरत गांव के छोटे से घर में वो छोटा सा घराना भी आबाद था। ऐसी तारों भरी रात में छत पर चारपाइयां डालकर लेटते थे और बचपन उन्हें बेवजह गुदगुदाता था। एक रात ऐसी बिन बादल के बूंदें पड़ी थी। रुस्तम ने तकबंदी करके अपनी स्लेट पर एक नज़म लिखी थी। बादल झूम कर आते हैं, खूब बारिश बरसाते हैं, मोम को ठंडा करते हैं, नदियों में पानी भरते हैं, पंछी खुश हो जाते हैं, मीठे नगमे गाते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं और बारिश में नहाते हैं। कुछ ऐसे ही अल्फाज थे। सुबह ये नज़म उसने बासर साहब को दिखाई। उन्होंने कहा, तुम शायर बनना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, मैं अल्लामा इकबाल बनना चाहता हूँ। उन्होंने रुस्तम की बचकाना बात सुनकर एक गहरी सांस ली थी और बोले थे, इकबाल रोज रोज पैदा नहीं होते। तो रोज रोज क्या पैदा होता है? उसने मासूमियत से पूछा। वो बोले थे, रोज रोज भूख पैदा होती है, नाइंसाफी और जुल्म पैदा होता है, और फिर उसकी वजह से बुरे लोग पैदा होते हैं। ये बुरे लोग क्या होते हैं मास्टर जी? रुस्तम ने पूछा। मास्टर साहब ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज ये जवाब रुस्तम के पास मौजूद था, बल्कि वो खुद ही इस सवाल का जवाब था। वो पुलिस की पोजीशनों के करीब पहुंचा तो एकदम बहुत से अफराद उस पर टूट पड़े। इसे मुक्कों, ठुड्डों और बंदूकों से मारने लगे। 10 बम फेंकते हैं हरामी, एक शख्स तैश में चीखा। वो इसे गंदी गालियां भी दे रहे थे। वो घुटनों के बल गिर गया, फिर उठा और फिर गिर गया। रुस्तम जानता था कि यह सब कुछ छोना है। उसने हाल ही में कई पुलिस वाले कत्ल किए थे। उन मरने वालों के यार, दोस्त, अजीज उसके लिए शोला जवाला थे। उनका बस चलता तो शायद इसी जगह पर मुकदमा चलाकर इसे फांसी पर भी लटका दिया जाता। इसे मारने पीटने वाले वो लोग थे जो आम हालात में शायद उसके सामने ऊंचा सांस भी ना ले सकते थे, लेकिन इस वक्त वो मजमे का हिस्सा थे और सूरती हालात का फायदा उठा रहे थे। चांदी सेकंड में रुस्तम के नाक मुंह से खून रिसने लगा। अचानक एक शख्स तेजी से आगे आया। रुक जाओ, ना मारो, वो गर्जा। यह आवाज रुस्तम को जानी पहचानी सी लगी। आने वाले ने आगे बढ़कर अपने साथियों के हाथ रोके और उन्हें डांट टपट कर पीछे हटाया। रुस्तम घुटनों पर जोर देकर उठ खड़ा हुआ। इसने देखा मुश्तइल अफराद को रोकने वाला शख्स वही इंस्पेक्टर शाह था जिसकी झलक रुस्तम ने डोक शाह के पटवारी के घर में देखी थी। इंस्पेक्टर शाह की खिदमत गुजारी के लिए एक मुकामी सब इंस्पेक्टर ने लड़की का इंतजाम करना चाहा था। इंस्पेक्टर शाह उस पर बरस पड़ा था और बेनुक्स सुनाई थी, और शायद इंस्पेक्टर के इसी अमल की वजह से रुस्तम के हाथों उन बदमाश एहलकारों की जिंदगियां बच गई थी। आज वही इंस्पेक्टर एक बार फिर आम पुलिस वालों से मुख्तलिफ रवैये का मुजाहरा कर रहा था। उसने रुस्तम को अपनी हिफाजत में लिया और साथियों की नाराजगी को नज़रअंदाज करते हुए खेमे में ले आया। यहाँ 2 लालटेनें रोशन थी और खूंटियों पर एहलकारों की वर्दियां वगैरह लटकी हुई थी। एक तरफ 3 बिस्तर बिछे हुए थे और ट्रे में चाय के खाली बर्तन धरे थे। इंस्पेक्टर शाद की हिदायत पर एक संतरी ने रूमाल से रुस्तम के होंठों और नाक से रिसने वाला खून साफ किया। हथकड़ी बदस्तूर रुस्तम के हाथों में थी। वो नंगे पांव और नंगे सर था। संतरी पानी लेने के लिए बाहर चला गया तो रुस्तम ने इंस्पेक्टर से पूछा, डिप्टी रियाज कहाँ है? तुम काफ़ी लेट पहुंचे हो, वो तुम्हारा इंतज़ार करते रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो हेलीकॉप्टर पर लाहौर गए हैं, ज़रूरी काम था। इंस्पेक्टर ने सपाट लहजे में कहा। कब आएगा? कल किसी वक्त। लेकिन तुम लेट क्यों हुए? मजबूरी थी, मैं वहाँ से निकल नहीं सका। मैंने रियाज को बताया था कि मैं लेट हो सकता हूँ। वो बेस कैंप से 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे, तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। रुस्तम चलने में खामोश रहा, फिर बोला, बीबी के बारे में तुम्हें पता है? क्यों? मुझे क्यों पता नहीं होगा?
इंस्पेक्टर ने तीखे लहजे में कहा। क्या बता सकती हो कि वो कहाँ है? यहीं पर है, इंस्पेक्टर शाद ने कहा। क्या मैं मिल सकता हूँ? इंस्पेक्टर शाद के चेहरे पर पेशा वाराना सख्ती दिखाई दी। एक लम्हे के लिए यूं लगा कि वो कोई करख्त बात कहेगा, लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे के उजलात नरम पड़ गए। वो अजीब नजरों से रुस्तम को देखने लगा। ये वही नजरें थी जिनसे फांसी पाने वाले मुजरिम को फांसी से एक दिन पहले देखा जाता है। रुस्तम की जिस्म में फरेरी सी तोड़ गई। इसके दिल ने गवाही दी कि यहाँ हालात उसके और बीबी के लिए बदतरीन रुख इख्तियार करने वाले हैं। कुर्सी पर बैठ जाओ, इंस्पेक्टर शाद ने कदरे नरम लहजे में कहा। रुस्तम बैठ गया। शाद पहले ही कुर्सी पर मौजूद था। आम पुलिस वालों की तरह उसकी तोन थोड़ी सी निकली हुई थी, लेकिन जिस्म बदला नहीं था। तुम्हारे बारे में कुछ सुना था, लेकिन आज पहली बार तुम्हें देखने का मौका मिला है। दुख होता है तुम जैसे लोगों को देखकर। जवानी ही में अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हो। क्या उम्र होगी तुम्हारी? मैं उम्र का हिसाब किताब नहीं रखता। हाँ, हिसाब किताब तो उस चीज का रखा जाता है जिसकी कदर हो। तुम जैसे बेवकूफ तो जिंदगी को कचरे के ढेर से उठाई शय समझते हैं, वो तलखी से बोला। ताम इस तलखी की तय में अफसोस, हमदर्दी की मदम लहर भी मौजूद थी। संतरी पानी ले आया। रुस्तम ने संतरी के हाथ से घूंट भरकर बसकुली की। संतरी बाहर गया तो रुस्तम ने इंस्पेक्टर शाद की आंखों में देखते हुए कहा, गैब का इल्म ऊपर वाले के सिवा किसी और के पास नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गुजरने वाली हर घड़ी के साथ जिंदगी से दूर और मौत से करीब हो रहा हूं। मेरे पास जो थोड़ा सा वक्त बाकी है, क्या उसमें मैं बीबी से मुलाकात नहीं कर सकता? बस एक छोटी सी मुलाकात। क्या मैं शक्ल से तुम्हें निरा उल्लू का पट्टा नजर आता हूं? इंस्पेक्टर शाद फुनकारा। तुम्हें तुम्हारी माशूक का दीदार कराने के शौक में बेरोजगार होकर घर बैठ जाऊं? उसने तीखी नजरों से रुस्तम को देखा और बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। खेमे के सामने 3 मुसल्ला अफराद मौजूद थे। एक संतरी राइफल बदस्त ऐन दरवाजे पर मौजूद था। ये सारे लोग रुस्तम की तरफ से अजहद चौकन्ने नजर आते थे। गाये बगाए वो रुस्तम की तरफ से पुरतशवीश नजरों से भी देख लेते थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई जराली या कोई पुलिस एहलकार खेमे का पर्दा हटाकर अंदर झांकता था। दिलचस्पी या फिर गुसीलेपन से रुस्तम को तकता था और वापस चला जाता था। रुस्तम आंखें बंद किए कुर्सी की पुश से टिका हुआ था। वो आशिक था और उसका इश्क उसके आसपास कहीं मौजूद था। इसी फजा में सांस ले रहा था। उसकी खातिर रुस्तम के लिए अपनी जान कुर्बान करना उतना ही आसान था जितना शदीद प्यास में पानी का घूंट भर लेना। और जिस शख्स के लिए जान देना इतना आसान हो जाए, वो माफूकुल फितरत बन जाता है। वो जिंदगी और मौत के बानी तब्दील कर सकता है और लाचारी इख्तियार का मफहूम बदल सकता है, लेकिन बात सिर्फ मौका मिलने की होती है। रुस्तम को इल्म नहीं था कि उसे ये मौका मिलेगा या नहीं। इंस्पेक्टर शाद उसे बेहद खुश्क और रूखा जवाब देकर गया था, लेकिन पता नहीं क्यों रुस्तम के दिल में यह ख्याल मौजूद था कि शायद वो कुछ करे। अगर वो चाहता तो बीबी को रुस्तम के रूबरू लाने या रुस्तम को बीबी के रूबरू लाने के कई जवाब थे। इस तरह की मुलाकात को भी पुलिस वाले कई बार एक तफ्तीशी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दो शनासा मुल्जिमों को एक दूसरे से मिलने, आज़ादाना बात करने का मौका फराहम करते हैं और फिर उस मुलाकात को अपनी तफ्तीश में पेशरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी मुल्जिमों की ज़िंदगी से बेरगबती ख़त्म करने के लिए भी ऐसी मुलाकातें कराई जाती हैं, या फिर उन्हें आसाबी तौर पर तोड़ने के लिए उनके किसी प्यारे की हालत ज़ार उन्हें दिखाई जाती है। रुस्तम कुर्सी पर अकड़ों बैठा रहा और इस बारे में सोचता रहा। बाहर की वो पुरखज़ां रात धीरे धीरे आगे को सिरकती रही। हवा के झोंके खेमे की दीवारों को कभी अंदर और कभी बाहर की तरफ धकेलते रहे। खेमे के अंदर आने वाले 2 रास्ते थे। सामने की तरफ बड़ा सा रास्ता और अकब में एक छोटा सा रास्ता। वो रात का आखिरी पहर था। हर जानदार और बेजान शय एक ऊँग में महसूस होती थी। खेमे के अकबी रास्ते का पर्दा हटा और बीबी अंदर आ गई। रुस्तम देखता रह गया। वो हल्के गुलाबी रंग की शलवार कमीज में मौजूद थी। उनके पाँव नंगे थे, लेकिन सर पर खम रंग आंचल मौजूद था। वो इस साल में और इस माहौल में भी दिलकश नजर आती थी। रुस्तम देखता रह गया। हालात की सारी सितम ज़रीफियाँ और सफाकियाँ एकदम पसे मंजिर में चली गईं। सामने सिर्फ हुस्न रह गया और इश्क की वो हिद्दत रह गई जिसके सामने 1000 सूरजों की तपश भी खींच जाती है। रुस्तम को एक नज़र देखने के बाद बीबी ने रुख फेरा। पर्दे की दूसरी जानिब से किसी ने एक ट्रे बीबी के हाथों में थमा दी। इस ट्रे में खाना और कुछ फ्रूट वगैरह मौजूद था। बीबी ने चंद कदम चलकर ट्रे एक तपाई पर रखी और रुस्तम की तरफ मुतवज्जो हुई। रुस्तम अपनी जगह खड़ा हो गया। उसके हाथ पुष्ट पर खतकड़ी में मौजूद थे। नाक और होंठ जख्मी थे। बीबी ने सिसक कर कहा, रुस्तम, तुमने बात नहीं मानी ना। मैंने तुमसे कहा था ना आना। फिर वो बेसाख्ता आगे बढ़ी। कोई मसलत या शर्म रास्ता रोक ना सकी। वो रुस्तम के चौड़े सीने से लग गई। एक खुशबू थी
जिसने रुस्तम के हर आतशी जख्म का मुंह बहक और ठंडक से भर दिया था। रुस्तम के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, वरना वो बीबी को अपनी बाहों में ले लेता और इस तरह अपने साथ लिपटाता कि उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती। वो बस सीधा खड़ा था और बीबी को अपनी छाती से चिमटा हुआ देख रहा था और महसूस कर रहा था। ये देखना और महसूस करना इतना जाम फजा था कि वो अपने अंदर और अपने इर्द गिर्द हर दुख और तकलीफ को भूल गया था। बीबी सिसक रही थी, उनके जिस्म का तलातुम वो अपने सीने पर महसूस कर रहा था। बीबी के दोनों हाथ रुस्तम की पुश्त पर थे। रुस्तम ने बेसाख्ता अपनी ठोड़ी बीबी के सर पर टिका दी। बीबी ने सिसकते हुए कहा, ये तुम्हारी क्या हालत होगी क्या रुस्तम? इन्होंने तुम्हें बहुत मारा है और पता नहीं। अभी वो कहते कहते चुप हो गई। अल्फाज उनके होंठों में उलझ कर रह गए। एक दिलदोज हिचकी लेने के बाद बीबी ने अपनी बात दोहराई, तुम्हें कहा था ना रुस्तम, तुम यहाँ ना आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अब ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मौत के बदले में इन्हें अपनी तरक्कियां और अपने तमगे नजर आ रहे हैं। ये बड़े सख्त लोग हैं रुस्तम, और सबसे बढ़कर ये डिप्टी रियाज ये इंसान नहीं जानवर है। इसने इनकाउंटर डालकर जमशेद को मार दिया है। ताया मासूम भी मेरी तरह इसके कब्जे में है। वो सख्त जख्मी है, पता नहीं कि बचते भी हैं या नहीं। रुस्तम कुछ देर खामोश रहा। उसकी सुर्ख आंखों में नमी थी। 2 लालटेनों की रोशनी में यह नमी बहुत वाज़ेह दिखाई देती थी। बीबी उससे अलग होकर खड़ी हो गई और उसका जख्मी चेहरा देखने लगी। रुस्तम ने नजरें झुकाए झुकाए बेहद यकीन से कहा, आप बेफिक्र रहें बीबी, जो कुछ हो गया वो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। अगर रियाज ने ताया मासूम को अपने पास रखा हुआ है तो अब नहीं रख सकेगा, और आप पर भी कोई आंच नहीं आएगी। वो आपको भी छोड़ देगा। उसने वादा किया है इस बारे में। रुस्तम, तुमने बहुत गलत किया है। शानी ने बेकरारी में दाएं बाएं सर हिलाया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दी तुमने मेरे लिए सब कुछ भूल गए? अपने आप को, अपने साथियों को, अपनी बीवी को। क्या नादिया का कोई हक नहीं था तुम्हारी जिंदगी पर? उसको किसके सहारे छोड़कर यहां आ गए हो? रुस्तम को झटका सा लगा। वो चौंक कर शानी को देखने लगा। वो नादिया को छोड़कर नहीं आया था, नादिया ही दुनिया छोड़ गई थी। अब वो कहीं नहीं थी और बीबी समझ रही थी कि वो वड्डे डेरे के दूसरे मैसूरीन के साथ वहां मौजूद है, और बीबी ये भी समझ रही थी कि वो उसकी बीवी है। दोनों बातें गलत थी। रुस्तम के सीने में दुख भर गया। वो ओले से बोला, यहां आकर मैंने किसी का हक नहीं मारा बीबी। फिर जरा तवक्कुफ से कहने लगा, नादिया अब इस दुनिया में नहीं है। बीबी के चेहरे पर जलजले के आसार नमूदार हुए। वो खुली खुली आंखों से रुस्तम का चेहरा देखती चली गई, जैसे रुस्तम के अल्फाज पर यकीन ना कर पा रही हो। फिर उनकी शफाफ आंखों में आंसू मटाए। ये तुम क्या कह रहे हो रुस्तम? मैं सच कह रहा हूं बीबी, नादिया खत्म हो गई। क्या हुआ था उसे? बीबी ने बेदम सा होकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रुस्तम भी बैठ गया। उसने मुख्तसर अल्फाज में बीबी को नादिया के अंजाम से आगाह कर दिया। उसने उन्हें बताया कि नादिया किस तरह कुदरत के एक शैतान चेले के दाम में उलझी और किस तरह उसने अपने हाथों से अपनी कब्र खो दी। बीबी दुख के समंदर में गर्क होकर ये सब कुछ सुनती रही। गाए बगाए उन्होंने रुस्तम से सवालात भी किए। रुस्तम गंभीर लहजे में बोला, बीबी, मैं आपके हुक्म से इनकार करने की जुर्रात नहीं कर सकता, लेकिन कितना अच्छा होता अगर आप मुल्तान के आस्थाने में मेरा हाथ ना रोकती। मुझे उस जहरीले सांप का सर कुचल देने देती। वो जब तक जिंदा रहेगा, बाबू और नादिया जैसी न जाने कितनी औरतें उसके हाथों अपनी जान गंवाती रहेंगी। रुस्तम ने देखा बीबी ने एक बार फिर बेकरारी से अपना सर दाईं बाईं हिलाया। नहीं रुस्तम, तुम नहीं समझ रहे। इस मसले का हल कुदरत को कत्ल करना नहीं है। कुदरत कत्ल हो जाए तो उसके चेलों में से कई और कुदरत बन जाएंगे। वो उसके गद्दी नशीन कहलाएंगे। कुदरत का मज़ार कुदरत से कहीं बढ़कर लोगों को गुमराह कर देगा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कर्म में डूब कर बोली, कुदरत को वो शख्स मारेगा जो उसके अकीदे को मारेगा, उसकी सोचों को शिकस्त देगा, और ये लड़ाई बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती। बीबी बज़ाहिर कुदरत की बातें कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा नादिया की हसरतनाक मौत के दुख में डूबा हुआ था। रुस्तम ने बीबी से कुछ भी नहीं छुपाया था। यह भी बता दिया था कि मुकामी कानून के मुताबिक नादिया को बदतरीन मौत से बचाने के लिए उसने उसे अपने हाथ से गोली मारी है। बीबी ने उसकी बातों पर मुकम्मल यकीन किया था। इन लम्हों में रुस्तम के दिल में आई कि बीबी से वाकई ही कुछ ना छुपाए। आज उनको यह भी बता दे कि उसने नादिया से शादी नहीं की थी। उसके साथ रहते हुए भी उससे हमेशा उतनी दूर रही जितना नदी का दूसरा किनारा। लेकिन फिर वो कहते कहते रुक गया। जो बात अब तक राज रही थी वो अब भी राज ही रह जाती तो ठीक था। वो बीबी को अपने झूठ से आगाह करता तो फिर उसकी कही हुई कई और बातों पर भी बीबी को झूठ का शुबा होने लगता। उसने खामोश रहने ही में बेहतरी समझी। सच्चाइयों की अपनी खुशबू होती है
और ये खुशबू इज़हार और अल्फाज की मोहताज नहीं होती। बीबी को देखने और चाहने के बाद वो दुनिया की हर औरत से दूर चला गया था और यह सच्चाई भी अल्फाज की मोहताज न थी। यह सच्चाई दिल के गुंबद में पोशीदा रहकर भी एक बहुत बड़ी दौलत थी। बीबी गहरी नजरों से उसका चेहरा देखने लगी, अपनी आंखों से आंसू पोंछ कर बोली, रुस्तम क्या तुम कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं बीबी, कुछ छुपा तो नहीं रहे? रुस्तम ने फिर नफी में सर हिलाया। बीबी अजीब महवियत के आलम में रुस्तम का चेहरा देखे जा रही थी। रुस्तम तुम्हारे साथी क्या सोचेंगे? एक औरत की खातिर तुमने उनसे मुंह मोड़ दिया। बीबी वहां रहकर भी मैं उनके लिए और अपने लिए क्या कर सकता था? वह मौत और गिरफ्तारी के इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं है। ये इंतजार तो ज्यादा कम जरूर हो सकता है, लेकिन सूरत बदल नहीं सकती। वहां खुराक और पानी का जखीरा मुसलसल कम हो रहा है। अगर पुलिस और दूसरी एजेंसियां वड्डे डेरे में दाखिल नहीं भी होती तो भी ज्यादा देर मुजाहमत जारी नहीं रह सकती। हमें सिर्फ एक मौका मिला था, लेकिन वो भी ज़ाया हो गया। काश हम फायदा उठा सकते। तुम वही जहरीली चाय वाली बात कर रहे हो? बीबी ने पूछा। हाँ बीबी, नादिया की वो गलती हम सबको ले डूबी। ऐसा मौका अब नहीं मिल सकता। रियाज अपनी बहुत सी नफरी पांडो दरे की तरफ ले जा चुका था। हमने 2 अजरालियों को कत्ल करके पुलिस की खास उल खास पोजीशन पर कब्जा भी कर लिया था। अगर लाला और उसके साथ ही अल्लाह बोल देते तो यह घेरा टूट जाना था। बीबी गहरी सोच में डूबी रही, जैसी इस खौफनाक सूरत खाला से निकलने का कोई हल सोच रही हूं, लेकिन हल कहीं नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। रुस्तम की हाथानी हथकड़ी में जकड़े जा चुके थे। उनके इर्द गिर्द अनगिनत मुसल्ला पहरेदार और खून ख्वार अजराली थे। हर तरफ सर्च लाइट्स की गर्दिश थी और बूगीर कुत्तों की लर्जाखेज आवाजें थी। लालटेनों की सुर्ख रोशनी में बीबी का चेहरा तमतमाया हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा, रुस्तम मेरी जिंदगी कोई हमेशा की जिंदगी तो नहीं है ना? तुमने मर जाने दिया होता मुझे। नहीं बीबी, वो तड़प कर बोला, मेरी जिंदगी से आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा कीमती है। आपको जिंदा रहना चाहिए था और आप जिंदा रहेंगी। आपकी जिंदगी के साथ बेशुमार लोगों की भलाई जुड़ी हुई है। लोग आपको चाहते हैं, आपसे हौसला और उम्मीद पाते हैं। मुझे यकीन है कि आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां संवर जाएंगी। आपका बहुत नाम होगा, आप बहुत ऊंचे मुकाम तक जाएंगी। वो सिसक कर बोली, मुझे नहीं चाहिए ऐसा नाम और मुकाम। तुम्हारी जिंदगी के बदले मुझे। आवाज उनके होंठों में अटक गई। वो कुछ भी ना बोल सकी। नहीं बीबी, ऐसा मत कहें। मैं तो समझता हूं कि इस तरह मेरी बिल्कुल बेकार जिंदगी का भी थोड़ा बहुत मोल पड़ जाएगा। आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द जो चांदन फैलेगा उसमें जरा सा हिस्सा मेरा भी होगा। आपकी खुशी मेरी खुशी है। आप खुश होंगी तो मैं भी जहां भी हूँगा खुश रहूंगा। बल्कि मैं तो चाहता हूँ बीबी। आप वो कहते कहते रुक गया। वो कहना चाहता था, बीबी अगर आप मुनासिब समझती हैं कि चौधरी बशीर से शादी कर लें, आपको एक मजबूत सहारा मैसर आ जाएगा और आपके दुश्मन आपसे दूर हट जाएंगे। लेकिन वो ये ना कह सका। उसे मालूम नहीं था कि बीबी इस बात पर किस तरह का रद्द अमल जाहिर करेंगी। अचानक खैमे के पर्दे से बाहर इंस्पेक्टर शाद के खनकारने की आवाज़ सुनाई दी। फिर पर्दा उठा और इंस्पेक्टर शाद ने अंदर झांका। उसने अपने चेहरे पर पेशा वाराना सख्ती सजा रखी थी। वो सपाट लहजे में बोला, शानी बीबी मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। 1 घंटे बाद तुम्हें बाहर आना होगा। रियाज साहब का कोई पता नहीं कि कब वापस आ जाएं। ठीक है, बीबी ने इस बात में सर हिलाया। इंस्पेक्टर शाद पर्दा बराबर करते हुए बाहर चला गया। यह बड़ी दिल गिरफ्ता कर देने वाली सूरत हाल थी। रुस्तम को यूं लग रहा था जैसे कुछ देर बाद उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाने वाला है। बीबी ने अपनी गुलाबी ओढ़नी के पल्लू को थोड़े से पानी में भगोया और रुस्तम के चेहरे और होंठों पर जमा हुआ खून साफ करने लगी। उन्होंने रुस्तम के मट्टी में लुथड़े हुए बालों को भी गीली ओढ़नी से साफ किया। फिर उनकी निगाह रुस्तम के कंधे पर पड़ी। शहशाह ने एक पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश की थी। रुस्तम का यह जख्म जावेद से होने वाली लड़ाई की निशानी था। शानी ने दिलगुदाज तवज्जो के साथ इस जख्म की पट्टी भी तब्दील कर दी। रुस्तम कुछ खा लो, उन्होंने गम के बोझ से पीसे लहजे में कहा। रुस्तम को खाने की ख्वाहिश मुतलिक ना थी, लेकिन यह ख्याल उसके लिए बेहद राहत अफजा था कि अगर वो खाने पर आमादगी जाहिर करेगा तो बीबी उसे अपने खास से खिलाएगी। उसने कहा, बीबी आपने कुछ खाया? अच्छा मैं भी खाती हूँ। उन्होंने शायद रुस्तम को आमादा करने के लिए कहा। वो ट्रे को पास ले आई। प्लेट में मुर्गी का सालन था और चूल्हे की रोटी थी। इसके अलावा कस्टर्ड और कुछ फ्रूट भी था। गम और तकलीफ के समंदर में ये खुशी का कैसा जजीरा था। रुस्तम बड़ी महवियत से बीबी के खूबसूरत हाथ को लुकमा बनाते देखता रहा। फिर यह लुकमा रुस्तम के होंठों की तरफ आया। रुस्तम के होंठों ने बीबी की उंगलियों के नरम पूरों को छुआ। वो 2-3 लुकमे दे चुकी तो रुस्तम ने कहा, और आप? बीबी ने एक छोटा सा लुकमा बनाकर अपने मुंह में रखा, लेकिन उनके अंदाज से आया था कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रुस्तम की दिलजोई के लिए किया है।
वो देर तक लुकमा अपने मुंह में रोलती रही। बेहद मुश्किल से उन्होंने रोटी का ये टुकड़ा निकला। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी कैफियत देखते हुए रुस्तम ने बड़े ट्रे की तरफ से रुख फेर लिया। इसका दिल चाहा कि अगर इसकी हथकड़ी खुल जाए तो वो बीबी के सामने हाथ जोड़ दे और उनसे कहे कि वो अब यहाँ से चली जाए, क्योंकि ये मुलाकात नहीं थी, ये तो सब्र का इम्तिहान था। रुस्तम को अंदाजा नहीं था कि बीबी से इतना करीब होकर इतना दूर होना कितना अज़ियतनाक होगा। वो हर मसले से बेनियाज होकर उन्हें छूना चाहता था, उनके होंठों को, उनकी आंखों को, उनकी पेशानी को, लेकिन इस खेमे में और इस हथकड़ी में वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे मालूम था या नादीदा आंखें निगरां हैं।